नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हाईवे के जो पहला ही लेक्चर था हम लोगों का, उसमें आप लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन कैसा था कि हाईवे क्या है, और उसके साथ साथ उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो मेन टॉपिक था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा रहा। हाईवे एक बहुत बड़ा मुद्दा ना होके विकास में बहुत तेजी से, हर चीज में विकास, अगर किसी भी, मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी जगह का विकास वहां की सड़कें बहुत ज्यादा तय करती हैं, ज्यादा मात्रा में। और विकास का मतलब मैंने आपको बताया था कि विकास का मतलब केवल सर्वाइवल नहीं होता, विकास का मतलब होता है लगातार सबके जीवन स्तर में सुधार आना। सड़कें नहीं तो होती तो क्या होता, कोई चीज जहां उग रही है वो वहां के लोग एकदम खाते पीते मस्त रहते, बढ़िया सुरक्षित जीवन जीते, लेकिन कुछ वर्ग वहां पे क्या रहता, पीछे रह जाता, क्योंकि उस तक वो चीज पहुंच नहीं पाती या पहुंचाना बहुत कठिन काम हो जाता। ठीक है ना। तो सड़कें उसमें या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडिया यही काम निभाता है कि ग्लोबलाइजेशन करता है, अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, चिकित्सा सुविधा हो, चाहे इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, चाहे कुछ भी, सब में आपको हाईवे जो डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाता है वो काम ही करता है। ठीक है ना। टॉपिक की बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इस सिलेबस को हम लोगों ने यहाँ ये पूरा पढ़ लिया था। फंक्शन ऑफ आईआरसी पढ़ लिया था हमने। अभी सीआरआरआई, एमओआरटी और एमओआरटी एंड एच एनएचआई, ये सबको पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद क्लासिफिकेशन। आज हमको पूरा ये है कि इसको खत्म कर लिया जाएगा। इस टॉपिक में मैंने टाइम लिया क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों ने इसमें जोड़ के पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हम लोग रुक गए थे मोटर व्हीकल एक्ट पे। अब चूंकि इसमें मोटर व्हीकल एक्ट दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि सिलेबस में भले नहीं दिया, पूछेगा भी हो सकता है नहीं एग्जाम में, बट ये है कि थोड़ा सा यदि जानते रहेंगे तो आप बेटर चीजों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है वो, ठीक है। तो देखिए, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि मोटर वाहन, जो जो चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। जैसे इसके पहले वाला जो टॉपिक था उसमें आपने आईआरसी के बारे में पढ़ा। आईआरसी रोड के डेवलपमेंट पर बात करने के लिए संस्था बनाई गई थी, सबसे पहली संस्था जो उसके डेवलपमेंट पर बनाई गई। लेकिन जब रोड पर कोई चलेगा तो उसके लिए कुछ नियम कानून भी होंगे जो कि मोटर व्हीकल एक्ट बनाएगा। चलने का नियम कानून, वाहनों के लिए नियम कानून, न कि सड़कों के रखरखाव के लिए। मोटर व्हीकल एक्ट क्या है? 1939 में भारत में सड़क यातायात को यातायात कानूनों, अध्यादेशों और विनियमों के रूप में विनियमित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया था। अब देखिए 1939 में ये लागू हो गया। ये क्यों लागू किया गया होगा? जैसे पहले नियम रहा होगा, क्या आपको लगता होगा कि आज हम लोग राजतांत्रिक व्यवस्था में नहीं? आपको अभी 2 मिनट में एहसास कराता हूं मैं, इसको ध्यान से समझिएगा। आप जरा इमेजिन करिए कि एक समय ऐसा होगा जब सड़कें होंगी, लेकिन आम आदमी उस पर पैर रख दिया तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। आप कहेंगे बड़ा खराब समय था यार, बताओ, आम आदमी के लिए जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन और राजा महाराजा उस पर केवल जाएंगे, ऐसी सड़कें केवल ऐसे रहेंगी। तो आप आज आपको क्या लग रहा है कि बहुत खराब चीज थी? बिल्कुल खराब चीज थी। आज भी आज इमेजिन करिए, आज भी आप सड़क पर चलते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। ठीक है ना। बिना पैसा दिए आप रोड पर नहीं चल सकते हैं। वहीं कुछ विशेष वर्ग के लोग जो आपके चुने गए नेता मंत्री हैं या कोई बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों को रोड पर चलने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो आज ये आपको लगता है कि नहीं वो मंत्री है तो जाना चाहिए। उसी तरह जनता की मानसिकता पहले थी कि वो राजा के लिए है। वो जनता खुद से मानती थी कि नहीं, हमारा रोड पर चलना गलत है, और ये गुलामी की मानसिकता थी। आज भी कुछ हद तक हम उसमें जी रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना। आप ये धीरे धीरे जितना ज्यादा पढ़ेंगे तो रियलाइज करेंगे कि वक्त ज्यादा नहीं बदला है। बस उस समय भी कुछ लोग मानसिक रूप से गुलाम थे, आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही? सड़क हमारे पैसों से, हमसे टैक्स लेके बनवाई जा रही है, और हमसे चलने के लिए फिर टैक्स लिया जा रहा है, और कुछ विशेष वर्गों को हमेशा के लिए उससे मुक्त रखा गया है। कभी इस पर विचार करेगा। इट्स नॉट अबाउट रोड ओनली, बहुत सारी चीजों में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। उस समय मोटर व्हीकल एक्ट का रहा होगा, कुछ नियम दिया होगा। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने यदि बनाया इस नियम को, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? कहेंगे कि इंडियंस लोगों का आना जाना अलाउ नहीं है, या जो इंडियन हमारी बात मानेंगे, तमाम चीजें आ सकती हैं। उसी तरह वो एक्ट बना, उसमें बहुत सारे नियम रहे होंगे, और नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। आज के डेट में ऐसे नियम नहीं है, और जब जब जनता जागरूक होगी और पढ़ी लिखी होगी, ये नियम इसी तरह कम होते जाएंगे, जनता के फेवर में होते जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई करिए, ताकि जनता नेता से सवाल कर सके, तुमने ये कहा था तो किया क्यों नहीं, तुम मुद्दे से भटका क्यों रहे हो, तमाम बातें। कोई भी नेता आपका हो, अगर आप उससे सीधा सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो वोट मत करिए। आप अपने क्षेत्र के नेता को अगर सीधे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि हाँ हाँ एमपी साहब, एमएलए साहब, आपने ये कहा था तो ये हुआ क्यों नहीं, आप हमसे वोट मांगने आए थे तो ये क्यों बोले थे, ये सवाल करिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलत वोट दिया है।
मुख्य रूप से कवर किए गए 3 चरण सड़कों पर और ट्रैफिक स्ट्रीम में ड्राइवर वाहन स्वामित्व तथा वाहन संचालन पर नियंत्रण रखते हैं। यानी इस नियम में क्या चीजों पर बात की कि ड्राइवर के लिए कुछ नियम होगा, वो गाड़ी के जो स्वामी है उनके लिए नियम होगा, वाहन संचालन पर ये सब नियम, मतलब वाहन का संचालन यानी जो गाड़ी चलेगी उसके ऑपरेटिंग पर ये नियंत्रण रखने के लिए नियम है। मोटर वाहन अधिनियम को बाद में कई अध्यादेशों के साथ जोड़ा गया। मोटर वाहन अधिनियम 1939 को वर्ष 1988 में समेकित मतलब इकट्ठा करना और संशोधित भी किया गया और सड़क परिवहन को विनियमित यानी संचालित करने के लिए विभिन्न कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया। 1939 अधिनियम की जगह मोटर वाहन अधिनियम 1988, भाई जाहिर सी बात है बदलाव तगड़ा हुआ होगा 1988 में, जुलाई 1989 से लागू हुआ। इसके बाद इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों में कई बार संशोधन किया गया। जैसे अभी कुछ दिनों पहले नियम नहीं आया था कि भाई बहुत सारे नियम गाड़ी मोटर को लेकर नियम क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे कि पहले हेलमेट पे जुर्माना कम था, अब जुर्माना बहुत ज्यादा लग गया। तो कुछ नियम अच्छे कुछ खराब हमेशा होंगे, वो संशोधित होते रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखी गई कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या था। इसको एक बार आप रीडिंग लगा लेंगे, इसमें थ्योरेटिकल है। और इसी तरह से CRRI एक संस्था बनी, यानी फंक्शन ऑफ सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI ये संस्था है। उसका क्या काम था, ये भी एक संस्था बनी। CRRI भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, तो औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला, यानी CRRI में कई सारे लैब होते हैं, जो मतलब प्रयोग करने के लिए खाली एक लैब नहीं, कई लैब की एक सीरीज में एक साथ संस्था है, उसको बोलते हैं CRRI, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1950 में राजमार्ग इंजीनियरिंग में शोध कार्य के लिए शुरू किया गया था। यानी CRRI क्या है, एक रिसर्च संस्था है जिसमें कई सारे रिसर्च सेंटर एक साथ होते हैं। क्यों बनाए गए थे रिसर्च सेंटर हाईवे के लिए, ताकि हम लोग नई नई तकनीक इजाद करके हाईवे के जो संचालन है या गाड़ी मोटर का आवागमन है उसको सस्ता और आसान बना सके, इसी के लिए CRRI बनाया गया। अब CRRI क्या करना है पूरा डिटेल में अगर देखा जाए तो क्या क्या करेगा ये, तो यातायात सुरक्षा और परिवहन पर होने वाले खर्च पर शोध किया जाएगा। यानी ये देख, शोध का मतलब ये नहीं है कि लागू वागू कर, नहीं, रिसर्च करेगा कि हमारे सड़क पर चलने वाला व्यक्ति पहले तो सुरक्षित हो, दूसरा उस सड़क को बनाने में और उनके मेंटेनेंस में खर्च कम से कम आए। अब आप लोग कई जगह देखे होंगे कंक्रीट की सड़कें, बिटुमिन की, पहले बिटुमिन की सड़कें चलती थी। बिटुमिन मतलब वो गिट्टी और कोलतार वगैरह मिला के बिछा दिया गया, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट था। अब कंक्रीटिंग कर दी जा रही है। तो ये शोध कैसे हुआ होगा, CRRI ने निकाला कि यार ये उससे बेटर है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर कंक्रीट की सड़कें सक्सेस नहीं है। उसका कारण मैं चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा, इसके बारे में चर्चा मैं आपको बताऊंगा करके, ठीक है ना। यानी कोई चीज बहुत अच्छी बना देने से मतलब नहीं है, वो कॉस्ट फ्रेंडली भी होनी चाहिए। मतलब दो चीजें, कॉस्ट फ्रेंडली क्यों, मान लीजिए कोई कंक्रीट की सड़क बना दो, अरे एक बार बना दोगे मस्त 30 साल चलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और ई वाली बनाओगे तो ये 5 साल चलेगी, यानी वो 6 गुना ज्यादा चल रही है और खर्चा हो रहा है 20 गुना ज्यादा, तो हम क्यों उसको बनाए, भले वो अच्छी है लेकिन 6 गुना उससे अच्छी है और 20 गुना खर्चा करवा रही है, तो क्यों बनाए। तो हमेशा हर चीज को जब बनाया जाता है या शोध किया जाता है तो उसमें सुरक्षा और खर्च दोनों चीजों पर एक साथ शोध करना पड़ेगा। यानी रिसर्च इज डन ऑन ट्रैफिक सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, दोनों पर बात की जाएगी। यानी CRRI ये देखता है, उस पर रिसर्च करता है कि ये दोनों चीजों पर एक साथ काम करे। राजमार्गों के अभिकल्पन मतलब डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान किया जाता है। यानी जो पहले से हम लोग, जैसे एक मैकेडम पद्धति है जो अभी तक चली आ रही है, उस पद्धति पर हम लोग काम करें कि नई कोई पद्धति लाई जाए। यानी बुनियादी मतलब होता है पुरानी, ठीक है ना, जो कन्वेंशनल चीज है, और जो नई चीज है अप्लाई करके उसको भी देखा जाए। जो बेसिक एंड अप्लाइड, बेसिक मतलब बुनियादी और अप्लाइड मतलब कुछ नई चीजों को, बुनियादी चीजों को लेते हुए कुछ नई चीजों को मिला करके और नया नया अनुसंधान किए जाए और देखे जाए क्या बेटर हो सकता है। सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों के किफायती उपयोग पर अनुसंधान किया जाता है। यानी साथ साथ ये भी CRRI करता है कि सड़क जो बननी है, हमने चलो बना दिया कि इस मटेरियल की सड़क बनाई जाए, इस पर तो कास्ट फ्रेंडली होगी, लेकिन किसी ऐसी जगह सड़क बनानी है जहां पे वो मटेरियल नहीं उपलब्ध है, तो क्यों फिर यहां से मटेरियल ले जाए। तो CRRI क्या करती है, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों के, स्थानीय मतलब जो लोकल लेवल पर कोई सामग्री उपलब्ध है उसी का प्रयोग करके काम करने पर जोर देती है और शोध करती है कि उस क्षेत्र की सड़कों के लिए अलग मटेरियल अच्छा रहेगा और इस क्षेत्र की सड़कों के लिए अलग मटेरियल उपलब्ध रहेगा। यह बिल्कुल जरूर नहीं कि आपने एक मटेरियल खोज लिया, एक तरीका खोज लिया और वो हर जगह लागू हो जाए, नहीं, जगह जगह के अनुसार तरीके और मटेरियल क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। CRRI लगातार इन्हीं पर संशोधन करता रहता है।
नई मशीन कोई बनाना, आजकल देख रहे हैं डिवाइडर जो होते हैं, जो बीच में सड़कों में टाउन वाली रोड में लगे रहते हैं, डिवाइडर एकदम ऐसे मशीन ढालते हुए चली जा रही है, कंक्रीटिंग करता हुआ डिवाइडर तैयार होता जा रहा है। तो नई मशीनरी, उपकरण और राजमार्ग इंजीनियरिंग के लिए उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान, यानी नई नई मशीनों का आविष्कार भी सीआरआई रिसर्च करके निकाल रहा है। अनेक संगठनों को तकनीकी सलाह देता है, कई इंस्टीट्यूशन जो रोड वगैरह बनाने के लिए बनाए गए उनको वो टेक्निकल सजेशंस भी देता है और परामर्श देने का भी कार्य करता है, यानी उनको सलाह सजेशन देता है और हेल्प भी करता है उनकी। पुस्तकालय और अनेक प्रलेखन सेवाएं, जैसे सीआरआई कुछ किताबें भी छापता है जिसको पढ़ के हम इंजीनियर लोग नई नई चीजों को, सीआरआई चूंकि प्रयोग किया, देखो हर चीज थ्योरी से नहीं आती है, सीआरआई नए नए प्रयोग करेगा और उससे जो रिजल्ट निकलते हैं उनको किताबों में छाप के उन किताबों को हम तक पहुंचाएगा, जिससे हम लोग बेटर काम कर पाए, जो इंजीनियर्स उनकी बात कर रहा हूं। तो ये सब सीआरआई के बारे में था। इसी तरह सीआरआई के जैसी एक संस्था हाईवे रिसर्च बोर्ड भी है। अब हाईवे रिसर्च बोर्ड क्या करता है, तो भारतीय सड़क कांग्रेस का राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड, मतलब ये आईआरसी का राजमार्ग, यानी ये भी जो है हाईवे रिसर्च अनुसंधान बोर्ड 1973 में स्थापित किया गया था, ताकि भारत में सड़क अनुसंधान गतिविधियों को उचित दिशा और मार्गदर्शन दिया जा सके। बोर्ड को राजमार्ग अनुसंधान के समन्वय और संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड एचआरबी जो है ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुसंधान के उपयुक्त वित्तीय आवंटन की सिफारिश करता है, यानी ये पैसे का इंतजाम करता है। रिसर्च बोर्ड जो है वो पैसे का इंतजाम करता है और मार्गदर्शन करता है कि इस दिशा में काम होना चाहिए। सीआरआई पूरी तरह से टेक्निकल संस्था कह सकते हैं, लेकिन हाईवे रिसर्च बोर्ड जो है वो एडमिन लेवल पे काम करती है। देखिए किसी भी संस्था को या किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए दो तरीके की बॉडीज होती हैं। अभी आप इंजीनियर्स क्या करते हैं कैसे, मैंने एक वीडियो इस पर बनाई थी, कभी सर्च करिएगा कि जेई क्या होता है, एई क्या होता है, एक्सीएन क्या होते हैं, एससी क्या होते हैं, चीफ क्या होते हैं, हर इंजीनियर का जो लेवल है उसको मैंने आपसे बताया था। तो वो एक वीडियो आपको शायद मिल जाए, यूट्यूब पे भी फ्री होगी, तो आप देखिएगा उसको, क्या कि अलग अलग इंजीनियर्स के लेवल पे काम करता है। देखो कोई भी काम यदि करना है, लाइक यहीं पे सड़क बनानी है या नहर बनानी है, कुछ भी बनाना हो, बिल्डिंग बनाना है, तो एक संस्था वो होती है जो देखती है कि उस पर कितना खर्चा आएगा और मंत्री जी से बात करके पैसा पास कराओ। एक संस्था जो होती है उसको उससे मतलब नहीं, उसको पैसा मिलेगा, काम करेगी। तो जो टेक्निकल बॉडीज होती हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, यानी एक्सीएन तक का, एक्सीएन या उससे नीचे के लोग, वो एग्जीक्यूशन में रहते हैं, उनका काम रहता है केवल काम को करना और पैसा कितना लगेगा उसका विवरण देना, और वो पैसा अगर समझ में आया चीफ को तो चीफ पास करेंगे, समझ में आ रही बात, और चीफ या उसका इंतजाम करेंगे। इसी तरीके से एचआरबी क्या है, यानी हाईवे रिसर्च बोर्ड क्या है, वो जो वित्तीय आवंटन होते हैं, यानी फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको देखता है और पहले उठाए जाने के लिए उच्च प्राथमिकता वाले अनुसंधान योजनाओं का चुनाव करता है। यानी कई सारे रिसर्च करने हैं, सीआरआई ने कहा कि हमको ये भी जानना है कि रोड में क्या करने हैं, इस तरह का पहले इस जगह पे काम करना है, यहाँ के लिए स्पेशल रोड ढूंढा जाए, तो ये निर्धारित करता है एचआरबी कि आप पहले इस रिसर्च पर ध्यान दीजिए, ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो एचआरबी का काम क्या था, प्राथमिकताओं का चुनाव करना कि कौन सा अनुसंधान पहले होगा, और अनुसंधान मतलब कौन सा रिसर्च पहले होगा, और साथ में उसके लिए वित्तीय जो पैसे की जरूरत होगी, फाइनेंशियल जो जरूरतें आएंगी, उसका भी ये ध्यान रखेगा, ठीक है। उसके साथ में यदि हम लोग बात करें तो इसी तरह सड़क विकास योजना आया, 2012 की बात है ये, तो चौथा 20 साल सड़क विकास योजना, यानी आपको मालूम होगा कि 20 साल की योजनाएं पीछे गुजर चुकी हैं। 1943 से लेके 1961 एक, 61 से लेके 81 दो, 81 से 2001 तक 3, तो चौथा आगे जो आया फिर 2001 में बात हुई, 2001 से 21 को, वर्ष 2000 पहले से ही तैयार कर लिया जाना चाहिए था। यानी जब भी कोई 20 साल की योजना लागू होने वाली रहती है तो हम कब लागू करते हैं, लागू जैसे 1943 से 1961 तक, 1963 तक माना गया, तो 42 में ही उसका प्लान करके रेडी हो जाएंगे कि भाई उस पर काम करना है, 43 से 63 के बीच में उस पर काम करना है, तो योजना 1 साल पहले ही तैयार कर ली जाती है, ठीक है। ये सब आप सीखेंगे, परियोजनाएं तैयार करना, उसका निर्धारित समय निर्धारित करना, उसके लिए बजट समझना, ये सब चीजें आप जब जेई लेवल पे भी आपको करना पड़ता है, परियोजना बनानी पड़ती है, ठीक है। तो जो है इस तरह से मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि देखिए ये बोला गया है कि इसको 2000 से पहले ही तैयार किया जाना चाहिए था और इसे अच्छी तरह से मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि सड़क विकास योजना विजन 2021 को यहाँ पे सड़क और परिवहन मंत्रालय की पहल पर भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था।
इस विकास योजना ने देश में सड़क प्रणाली के समग्र विकास की आवश्यकता पर विचार किया है। देश में वर्ष 2020 तक प्राप्त करने जाने वाली प्राथमिकता और माध्यमिक सड़क प्रणाली की कुल लक्ष्य लंबाई को समाप्त कर दिया गया है। यानी इस बात का यदि मतलब नहीं समझे तो मोटा मोटा जान लीजिए कि ये जो है एक नियम ऐसा बनाया गया, इस तरीके से किया गया क्या कि भाई अब अगले 20 ईयर प्लान में हम लोग देश में कुल कितनी सड़कों की जरूरत है उसका ब्यौरा तैयार कर लें और जितनी लंबाई हमें प्राप्त करनी है वो कर लें। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक कई योजनाएं सड़क से जुड़ी हुई आ चुकी हैं, कई योजनाएं सड़क से जुड़ी हुई आ चुकी थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं कहा जाएगा। इसकी पैरेलल में कई योजनाएं चल रही थी, पैरेलल मतलब एक साथ कई योजनाएं चल रही थी। तो अब देखिए, जैसे आपको ग्रामीण सड़क विकास योजना 2025 है, इसका विलेज रोड डेवलपमेंट प्लान ग्रामीण सड़क विकास योजना 2025, इसमें क्या कहा गया, ये भी तो समकक्ष 2025 का मतलब देखिए यहाँ पे अवधि 2005 से 2025 एक और योजना चल रही है जो केवल ग्रामीण सड़कों पे ही विचार कर रही है। 20 ईयर प्लान में तो हर देश में हर तरह की सड़कों की बात की गई है। जैसे पहले 20 ईयर प्लान में केवल सड़क की लंबाई की बात की गई, दूसरे में एक्सप्रेसवे का बात किया कि सड़क भले तुम लंबाई बना रहे हो लेकिन उसमें इतने किलोमीटर का एक्सप्रेसवे भी होगा। तो ये सारी बातें करी गई किसमें, 20 ईयर प्लान में। लेकिन कुछ पैरेलल में गांव की सड़कों को इग्नोर करे जा रहे हो तुम लोग। तो फिर क्या कहा गया कि यहां पर भाई एक सेकंड, फिर कहा गया कि 2005 से 2025 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, अब एक अलग से मिनिस्ट्री है, जो ग्रामीण विकास के लिए मंत्रालय बना है वो एक अलग से मिनिस्ट्री है। भारत सरकार की पहल पर जिलेवार एक एक जिले में ग्रामीण सड़क विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। यह विकास योजना देश के सभी असंबद्ध बस्तियों, यानी कुछ अलग थलग में कुछ बस्तियां बसी हैं, को चरणबद्ध तरीके से कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। जो पीएमजीएसवाई, ये पीएमजीएसवाई का मतलब समझते हैं ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आप नाम सुने होंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्धारित मापदंडों से परे है। देखिए यहां पे एक चीज जान लीजिएगा कि जो पीएमजीएसवाई में कुछ योजनाएं हैं, कुछ देखिए पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक योजना थी ना जिसमें ग्रामीण सड़कों के विकास के बारे में बात की गई है। ये जो योजना है ग्रामीण सड़क विकास योजना, उसमें कनेक्टिविटी प्रदान करना था छोटी छोटी टूटी फूटी बस्तियों का, और जो अलग थलग जैसे कुछ शहर बसा हुआ, कुछ ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जो काफी दूर है, उनको शहर से कनेक्ट करने की योजना थी क्या, ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना। और यहां पर लिखा गया कि आदिवासी क्षेत्र जो है जहां पे बहुत कम आना जाना लोगों का होता है, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, आप लोगों में से कई लोग ऐसी जगहों को जानते होंगे जहां बड़ा वीरान रहता होगा लेकिन कुछ लोग रहते होंगे, उनको भी कनेक्टिविटी प्रदान करना, अविकसित क्षेत्रों के लिए जनसंख्या सीमाएं तय की गई हैं। ये बातें जो है विलेज रोड डेवलपमेंट प्लान में रखी गई 2005 से 2025 के बीच में। क्या ये सभी सड़कों पे ध्यान दे रहा था? नहीं, केवल ग्रामीण सड़कों पे। तो क्या सब ये सब सर याद करना है? नहीं, कम से कम नाम सुने रहिए, नाम सुने रहिए। आपको याद क्या रखना है? तो आपको याद कम से कम जो इतना है वो रखना ही रखना है। क्या आपने आईआरसी को अच्छे से याद रख लेना है। सीआरआरआई क्या करता है? रिसर्च संस्था है, यानी सेंट्रल रिसर्च रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। अब आपको ये याद रखना है MORTH NHAI, इतना तो याद रखना ही है। उसके अलावा जो अन्य चीजें मैं बता रहा हूं वो आप याद कर भी सकते हैं या याद मत करिए, लेकिन कम से कम इसको आप ध्यान से सुनिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरीके से आपका ग्रामीण सड़क योजना के बारे में आप जान लीजिए कि एक 2005 से 2025 के बीच में चली योजना चल रही है अभी भी, और इसमें जो है ग्रामीण सड़कों के विकास के बारे में बात की गई। और ये बात ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया कि भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या होता है, जो केवल ग्राम के विकास को देखता है, उसकी जिम्मेदारी है वो ग्रामीण विकास को देखता है। तो ये आप सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसी को बोलते हैं MORTH, यानी यही है जो हर तरह की सड़कों के लिए एक मंत्रालय बना हुआ है। कहेंगे सर कमेटी क्या होता है, मंत्रालय क्या होता है? मंत्रालय का मतलब होता है देश में कुछ विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे सड़क का मंत्रालय है, टेक्सटाइल है, रिसोर्स मिनिस्ट्री है, या एजुकेशन है जिसमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है। तमाम तरह की कुछ मिनिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है ना। कौशल विकास मतलब तमाम तरह के मिनिस्ट्री का मतलब होता है देश में कुछ बेसिक मुद्दे जो हैं वो एक एक डिपार्टमेंट उसके बना दिए जाते हैं, उसको मंत्रालय कहा जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से सड़क और वो मंत्रालय कई छोटे छोटे कमेटियां या संस्थाएं बना सकती है किसी की सलाह पे, ठीक है ना। तो इसीलिए
MORTH एंड भारत सरकार का एक मंत्रालय है। यह मंत्रालय भारत में सड़कों से संबंधित नियम कानून और सड़कों से संबंधित अनुसंधान और सड़कों के विकास को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देता है। कह रहे हैं कि सर ये सब चीजें तो कई लोग कर रहे थे, CRRI भी अनुसंधान कर रहा था, अनुसंधान CRRI कर रहा है लेकिन वो टेक्निकल बॉडी है, लेकिन अनुसंधान करेगा CRRI तो उसको पैसा कहां से मिलेगा, उसको देख रेख कौन करेगा, CRRI में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी कौन देगा, उसके लिए बजट कैसे निकलेगा, तो वो पूरा मिनिस्ट्री जो है उसको बोलते हैं हम लोग MORTH एंड H यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है ना। यही तय करेगा कि जनता से टैक्स कितना लेना है सड़क पे। CRRI ने अच्छा रोड बना दिया, हमने मटेरियल खोजा, बहुत बढ़िया रोड बनाया, तो ये कहेगा ठीक है तुम बना लिए, हम वैसी रोड बनवाएंगे, लेकिन बनेगा किसी, पैसा कहां से आएगा, तो जनता से हमको कुछ पैसा लेना पड़ेगा, तो जनता से पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दो, टोल टैक्स बढ़ा दो, हेलमेट पर जो है फाइन काट दो, मतलब तमाम तरीके हैं, या फिर सिंपली टैक्स से भी बंद, मतलब जैसा इनको सही लगेगा वो करें। तो कह रहा है कि नियम कानून, सड़कों से संबंधित अनुसंधान और सड़कों के विकास को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देता है। सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। भारत में कुल माल का 60% तथा यात्री परिवहन का 85% भाग सड़कों पर ही ले जाया जाता है। यानी जो लोग चल रहे हैं तो 85% लोग सड़क पे चल रहे हैं और 60% जो सामान है वो भी सड़कों से ही अभी तक आ रहा है। बाकी 40% में रेलवे, पानी का जहाज और फिर ये आपका हवाई जहाज, ये सारी चीजें आती हैं। इसलिए इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया। इसके लिए बजट में भी एक महत्वपूर्ण भाग बनाया गया। बजट का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं सरकार जब हर वित्तीय वर्ष में सरकार क्या करती है, आपसे पैसा ले रही है। आप एक साबुन खरीदने गए, 10 रुपए का साबुन है, 1-2 रुपए सरकार को गया है, पक्का गया है। वो कुछ भी आप खरीदें सरकार आपसे पैसा ले रही है, कुछ भी जी रहे हैं तो सरकार आपसे पैसा ले रही है। अब जब पैसा लेती है तो वो पैसा इकट्ठा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सरकार हर बार जब बजट पेश करती है तो कहती है कि ये चीजें जो है हम लोग इतना रोड के लिए रखेंगे, इतना जो है सिंचाई पर भेजेंगे, इतना है बिजली विभाग पर काम होगा। वो सरकार क्या करती है, पूरे पैसे को अलग अलग जगहों पर खर्च करती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बजट। सड़क के लिए भी यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए भी अलग से बजट होता है। कई ऐसे संस्थाएं भी है जिनमें बजट नहीं होता है, तो वह संस्थाएं स्वयं संचालित होती हैं। स्वयं संचालित का मतलब वो संस्था बनी, वो जैसे बिजली विभाग है, उसमें सरकार का कोई बजट नहीं होता है। सरकार कहती तुम बिजली दो, अपना जनता से पैसा लो, उसी पैसे से फिर बिजली दो, अपना बिजनेस करो, हम कोई अनुदान नहीं देंगे। लेकिन सिंचाई विभाग क्या है, यानी पानी जो है किसानों तक जो पहुंच रहा है, वो सरकार, जो पिछली सरकार थी यूपी में, उन्होंने सिंचाई फ्री कर दिया। पहले किसानों से पैसा लिया जाता था। पिछली सरकार जो थी उसने, अभी कौन पिछली का नाम मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा किया था, ठीक है ना। उन्होंने सिंचाई फ्री करवा दी और कहा कि ठीक है भाई किसान से पैसा नहीं लिया जाएगा। तो अब होता क्या है, आपको पानी सरकार देती है अपने बजट के पैसे से, तो उसके लिए बजट है, उसके जो अधिकारी हैं उनका सैलरी भी सरकार देती है। अगर बिजली विभाग में ऐसा होगा कि यदि पैसा नहीं दी जनता सही से तो बिजली बंद कर दिया जाता है या फिर सैलरी भी रुकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एकमात्र फायदे में चलने वाला विभाग बिजली विभाग है, ये जान लीजिए आप, क्योंकि वो ऐसा है जो जनता को त्राही त्राही कर देगा। सिंचाई नहीं भी चलती है तब भी बहुत कम लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं, उठता है आवाज, हम लोग देखते हैं बराबर, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो इसेंशियल्स में नहीं है। बिजली एक दिन कट जाए हाहाकार मच जाएगा, सिंचाई एक दिन नहीं होगी कोई बात नहीं, वैसा वो बेसिक चीज है। तो सरकार उधर अपना बजट देती है लेकिन इधर कोई बिजली पर बजट नहीं देती। तो इसीलिए बजट में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके अलावा इस मंत्रालय को दो विभिन्न भागों में विभाजित किया गया, एक सड़क विभाग, एक परिवहन विभाग। दोनों में अंतर क्या है, परिवहन का मतलब सभी तरह के परिवहन की बात हो रही है मंत्रालय में, और सड़क का मतलब सिर्फ सड़क की बात हो रही है। अब इस मंत्रालय में दो विभाग हो गए MORTH में। सड़क विभाग क्या करता है, तो ये सड़क विभाग का काम होता है। सड़क विभाग MORTH के अंतर्गत सड़कों के विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान है, जिसे सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें मुख्य पदाधिकारियों में भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल और स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं। ये पद इतना बड़ा है, आप जानते होंगे, ये लोग सरकार के सबसे करीबी अंग होते हैं। जो DM आप सुनते हैं UPSC ने, जो बहुत कम उम्र में जो है UPSC क्वालिफाई कर लेता है, बाद में जो है
वो क्या होता है, वो सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच सकता है। बहुत उम्रदराज, बहुत अनुभवी लोग होते हैं, ठीक है ना। एमआरटीएच के सड़क विभाग को 5 प्रोजेक्ट जोन में बांट दिया गया और प्रत्येक जोन से 4-5 राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। एमआरटीएस ने कहा कि सड़क विभाग को हम लोग देखेंगे और परिवहन को भी देखेंगे। सड़क विभाग में हमारा पूरा देश ये 5 जोन में बंट जाओ और एक एक जोन जो होता है इस तरीके से ऐसे ऐसे, वो एक जोन में मान लीजिए एक जो है जनरल मैनेजर है, तो वो उस पूरे जोन के सड़कों का पूरा विकास देखेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। इसी तरह 5 जोन में बांटा गया है किसको, जो रोड डिपार्टमेंट है या रोड विंग है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का। प्रत्येक जोन के लिए सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी द्वारा एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसको एडीजी बोलते हैं, वो नियुक्त, मैंने जनरल मैनेजर बोला, वो रेलवे में होते हैं, रोड में जो होता है डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है ना, एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया जाता है, जो हर जोन के चीफ इंजीनियर के साथ संपर्क करके प्रत्येक राज्य की सड़कों के विकास पर ध्यान देता है। प्रत्येक चीफ इंजीनियर के नीचे कुछ रीजनल ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं, जो सड़कों के विकास व रखरखाव के लिए राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग में नियुक्त किए जाते हैं। ये आप धीरे धीरे समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी मिनिस्ट्री 5 जोन में बांटी गई, एक एक जोन में एक एक एडीजी होते हैं। एडीजी चीफ इंजीनियर को कंसल्ट करके उस वहां पे पीडब्ल्यूडी के विभाग से रिपोर्ट लेता है और देखरेख करता है उसकी, ठीक है। अब एमआरटीएच के सड़क विभाग के कुछ काम दिए गए हैं यहाँ पे। अब जैसे सड़क विभाग जो बना उसका एमआरटीएच का, वो क्या करता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास योजना और रखरखाव करेगा। राज्य की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहायता, यानी सरकार को बताएगा कि यहाँ इस क्षेत्र में सड़कों की स्थिति ज्यादा खराब है, यहाँ आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ये कौन बताता है सरकार को कि इस जोन में सड़कें खराब है, तो वहां का जो सड़क परिवहन है या सड़क विभाग है वो बताता है। सड़कों और पुलों के लिए मानकों की स्थापना करना, यानी कुछ मानक तैयार करना। ये सब मानक कहां से तैयार करेगा, सीआरआरआई की हेल्प से। तो ये मानक तैयार करता है कि सड़क इतनी चौड़ी बनाई जाएगी, इतनी मोटी कंक्रीट होगी कि बिटुमिन होगा, ये सारी चीजें तय करेगा। प्रत्येक परियोजना, वो लोग सलाहकार हैं, सीआरआरआई अनुसंधान करके सलाह दे सकता है। अगर सीआरआरआई कुछ बोले और मिनिस्ट्री उसको पास ना करे तो काम ही नहीं होगा। प्रत्येक परियोजना अनुसंधान और विकास से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके इंप्लीमेंट करवाने का काम इसका है। ये कोई टेक्निकल संस्था नहीं, सड़क सुरक्षा संबंधी बातों पर भी ये ध्यान देता है। ये जो मिनिस्ट्री के अंदर जो रोड डिपार्टमेंट है, उसने अपने लिए चीजें बना रखी हैं कि हम इनसे हेल्प लेंगे, बस। अब आगे कहता है परिवहन विभाग उसी में वो क्या करता है, तो मोटर वाहन का कानून बनाना, मोटर वाहन कराधान यानी टैक्स लेना लोगों से। यानी देखो, सड़क ये है, इसके ऊपर जो गाड़ी चली वो है परिवहन यानी यातायात, तो सड़क डिपार्टमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ही देखता है और परिवहन वाला डिपार्टमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ही देखता है। तो मोटर वाहन कानून, गाड़ी चला रहे हो तो कैसे चलाओगे, टैक्स दे दो, हमें टोल टैक्स दे दो, या बाकी गाड़ियों पर आप गाड़ी खरीदने भी जाएंगे ना तो पहले ही आपसे एक टैक्स लिया जाता है। आप बाइक खरीदेंगे तो एक होता है एक्स शोरूम, और उसके बाद प्लस में आप कुछ उसमें टैक्सेस और इंश्योरेंस का पैसा भी पे करते हैं, ठीक है। वाहनों के लिए अनिवार्य बीमा, इंश्योरेंस आपको पक्का करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस नहीं रहेगा चालान कट जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के मानकों की स्थापना, भाई डिवाइडर रहेगा, रात में सफेद पट्टी देखना है, येलो लाइट जलेगी, ये सब व्यवस्था। सड़क खाली चलने के लिए थोड़ी है, सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री की होती है। सड़क दुर्घटना पर डेटा संकलन, कितने लोग इस सड़क पे बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तकनीकी गलती हुई है सड़क में, ठीक है। उसके साथ साथ लोगों के बीच सड़क सुरक्षा संस्कृति विकसित करना, यानी लोग दाहिने से न चल के बाएं से चलें, बड़े वाहनों को ओवरटेक करते समय ध्यान दें, ये सारी चीजों पर ज्ञान देना भी इसी मिनिस्ट्री का काम है। निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर प्राइवेट संगठनों को अनुदान प्रदान करना, यानी कुछ ऐसे संगठन बने होते हैं जो उसी दिशा में काम करते हैं और उसके लिए अनुदान भी देता है कि नहीं भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, आप ऐसा करिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसके हैं, परिवहन विभाग के काम है। सड़क विभाग केवल सड़क से रिलेटेड डिसीजन लेता है, जबकि परिवहन विभाग मोटर, बीमा और व्यक्ति कितने आए गए, मरे, कितने रोड चल रहे हैं, उन सब चीजों पर ध्यान रखता है। तो आई होप ये सब तकनीकी संस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया, ये पूरा इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। यानी जैसे मेकिंग मोटर व्हीकल लॉ, मोटर व्हीकल टैक्सेशन, कंपलसरी इंश्योरेंस फॉर व्हीकल्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। एक चीज इसी तरह एनएचएआई है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई। इसका क्या काम है, ये केवल नेशनल हाईवे से जुड़े हुए चीजों को देखेगा। क्या है
क्या उसकी कोई तकनीकी चीज दिखेगा? नहीं। देखिए अभी समझ में आ जाएगा। एनएचएआई को संसद के एक अधिनियम एनएचएआई अधिनियम 1988 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, केवल नेशनल हाईवे के रखरखाव, जैसे ग्रामीण सड़क योजना किसके लिए थी? गांव की सड़कों के लिए। तो इसी तरह एनएचएआई किसके लिए है? नेशनल हाईवे के लिए। विकास, रखरखाव व प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण का गठन और इससे जुड़े मामले या आकस्मिक चिकित्सा के लिए अधिनियम स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एक्सप्रेसवे सहित की कुल लंबाई 1,32,499 किलोमीटर है। इस समय डेटा बदल गया होगा, तो अपना करंट डेटा चेक कर लीजिएगा। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे इतना किलोमीटर पूरे देश में है, जो कुल सड़कों की लंबाई का केवल 1.7% है। हमें और सड़क लंबाई बढ़ानी पड़ेगी यदि देश का विकास हमें और ज्यादा करना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करना एनएचएआई के प्रमुख कार्यों में से एक है, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यानी ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो अब तक की सबसे बड़ी विकास योजना है भारत की। देश में ज्यादा से ज्यादा नेशनल हाईवे हो, यही इसका उद्देश्य है। नेशनल हाईवे का ये मतलब होता है कि आपकी यात्रा सुखद होगी, सुरक्षित होगी, मानकों के तहत होगी, सस्ती भी होगी, ये भी उद्देश्य रखा जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब कौन करता है? एनएचएआई एक संस्था बनाई गई नेशनल हाईवे के लिए, वो करती है। ठीक है। एनएचएआई का मुख्य काम थोड़ा कैटेगरी वाइज, सरकार द्वारा निहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करती है। जितने भी निर्धारित नेशनल हाईवे बने हैं उनका ये सब विकास देखना, रखरखाव और उसका मैनेजमेंट सब देखता है। राजमार्ग से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की ही संस्था है एनएचएआई, और उसके जुड़े हुए जितने भी मुश्किल है या उसमें चैलेंजेस है, इन सब के बारे में क्या करती है? सरकार को बताती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क जमा करने और वाहनों को राजमार्ग पर चलने के लिए उचित नियम और प्रबंधन, मैंने बोला टैक्स वगैरह जो आप पे करते हैं, टोल टैक्स, वो सब भी सरकार से यही निर्धारित करवाती है। देश और विदेश में निर्माण सेवाएं करने पर परामर्श देना और राजमार्गों के रखरखाव और विकास व प्रबंधन या किसी अन्य सुविधाओं के संबंध में अनुसंधानिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना, बिल्कुल है, रिसर्च वगैरह के लिए प्रमोट करना की जरूरत है। राजमार्गों के निकट कार्यालयों का निर्माण, होटल, विश्राम कक्ष स्थापित करना और उनका रखरखाव करना। कोई भी नेशनल हाईवे लंबे समय तक आप गाड़ी चलाते हैं, अक्सर थकते हैं, तो ढाबा है, पेट्रोल है, एम्बुलेंस है, इन सब की व्यवस्था रहती है। आप फोन करेंगे टोल फ्री नंबर पे तो नेशनल हाईवे पे तुरंत एम्बुलेंस पहुंचेगी। पेट्रोल खत्म हो गया उसके लिए भी नंबर होता है, पेट्रोल भी मंगा सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लेके आते हैं, वो लोग दे देते हैं पेट्रोल आपको। अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन और टाउनशिप बनवाता है जो एनएचएआई के कर्मचारी हैं। राजमार्गों पर यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। अरे स्ट्रीट लाइट लगेगी कि नहीं? अरे ऊपर से लाइट जलती है ना रात में, तो ये सब सुविधाएं, साइन बोर्ड जगह जगह पे लगे, ये सब कौन निर्धारित करता है? एनएचएआई करता है। राजमार्गों पर वाहन के चलने को नियंत्रित करना कि कितनी गाड़ी इस पर ज्यादा चल रही है, कम चल रही है, कब रोकना है, कब बढ़ाना है, सारी चीजों को ये नियंत्रित करता है। यानी चलने से रिलेटेड, नेशनल हाईवे पे चलने से रिलेटेड सारे जो डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? एनएचएआई लेता है। ठीक है। अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो साथ में अब आपको एक चीज पढ़ना, सड़कों का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि सड़क कितने प्रकार की होती है। अब देखिए वो प्रकार जो है ना वो कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं शहरी सड़क और ग्रामीण सड़क, ऐसा हम बांट सकते हैं। तो इस तरीके से सड़क जो समझा गया, एक शहरी सड़क होती है जिसको टाउन रोड बोलते हैं, एक जो ग्रामीण सड़क या हाईवे जो होता है जिसको बोलते हैं जो शहर के बाहर होती है। तो हम लोग जो सड़कें हैं उनको आईआरसी ने बहुत शुरुआती समय में 5 तरीके का बांटा। आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस ने सड़कों को शुरुआती दौर में 5 तरीके से बांट दिया। वो कौन से 5 तरीके थे वो आपके सामने है। राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जिसको एनएच बोलते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग यानी नेशनल हाईवे, दूसरा राज्य महामार्ग यानी स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़कें यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अन्य जिला सड़कें अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और ग्रामीण सड़कें यानी विलेज रोड। ये नाम को आप शॉर्ट में याद रखिएगा, ये नाम को शॉर्ट में याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। एनएच है, एसएच, एमडीआर, ओडीआर और वीआर, ये नाम आप याद रखिएगा। कैसे होते हैं, किसको नेशनल हाईवे कहेंगे? नेशनल हाईवे क्या है सर बताइए? तो आप नेशनल हाईवे को यदि देखेंगे क्या है तो उसके बारे में भैया, किसी देश के अंदर आपको देखिए यहां पे राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में बोला गया, प्रमुख सड़कें जिनका निर्माण और अनुरक्षण, पहली बात की सीपीडब्ल्यूडी ही बनवाता है। नेशनल हाईवे केंद्र सरकार की संस्था को नियंत्रित करती है। स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट करेगा या फिर जिला सड़कें भी जिला करेगा। तो आप जान लीजिए कि वे प्रमुख सड़कें जिनका निर्माण और अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय महामार्ग कहलाते हैं। क्या केवल यही कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा दी वो राष्ट्रीय नहीं, उसकी कुछ तकनीकी परिभाषाएं हैं। ये सड़कें राज्यों की राजधानी, जैसे दो बड़े राज्य हैं, मान लीजिए उत्तर आपका वेस्ट बंगाल है और मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली से लेकर के यदि कोई सड़क कलकत्ता तक जा रही है तो NH2 नेशनल हाईवे सेकंड है, वो दो बड़े राज्यों के राजधानियों को मिला रही है। यानी ऐसे जो बड़े राजधानियों को, बड़े शहरों और बंदरगाहों को या सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने का काम करती हैं राष्ट्रीय महामार्ग का मतलब करती हैं। और दूसरा, राष्ट्रीय महामार्ग पर माइलस्टोन का रंग पीला तथा सफेद होता है। अब ये माइलस्टोन क्या होता है? आप कभी पत्थर देखते हैं, रुकिए मैं आपको दिखाई देता हूं वो पत्थर एक सेकंड में। तो आपको जब भी किसी नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है ना, उस टाइम आपको दिखेगा कि हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये ऊपर का भाग येलो करके और नीचे ये व्हाइट रहेगा, तो ये समझिए कि ये पत्थर, अगर माइलस्टोन का मतलब होता है जो दूरी पत्थर होते हैं, जो दूरियों को दिखाते हैं, ऐसा पत्थर यदि लगा हुआ है येलो एंड व्हाइट, तो समझिए आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं उस समय। यदि ग्रीन करके और नीचे व्हाइट लगा है तो वो एक स्टेट हाईवे पर आप चल रहे हैं। ये उसके माइलस्टोन के सिंबल से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर यदि आपका सिटी और डिस्ट्रिक्ट रोड है, यानी आपका स्टेट हाईवे के नीचे जो जिसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है। और यदि आपका रूरल रोड है यानी ग्रामीण सड़क है, तो ऊपर ऑरेंज होगा और नीचे क्या होगा, व्हाइट होगा। नीचे सब में व्हाइट है, येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड ऑरेंज। ये चीज आप याद रखिएगा पूरा, तो ये आप आइडिया लग जाएगा। तो जैसे यहां बोला ना कि राष्ट्रीय महामार्ग पर माइलस्टोन का रंग पीला तथा सफेद होता है, तो ये राष्ट्रीय महामार्ग है, पीला और सफेद। ये क्या करता है, तो इसको क्या करता है, ये मेन आपका कैपिटल्स मेन सिटीज एंड कैपिटल्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टेट हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे ये रहा आपका। तो स्टेट हाईवे का मतलब क्या है, जो नेशनल मतलब होता है आपका राज्य, अंतरराष्ट्रीय, और राज्य मतलब स्टेट हाईवे। वे सड़कें जिनका निर्माण तथा रखरखाव राज्य सरकार यानी PWD करती है। राज्य महामार्ग राज्य की राजधानी को जिला मुख्य, यानी आप मान लीजिए दो राजधानियां आपस में क्या हुई, जुड़ गई। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका दिल्ली हो गया, ये भी राजधानी है आपका, और ये आपका मान लीजिए कोलकाता हो गया, ठीक है ना। अब कोलकाता के अंदर कुछ सिटीज होंगी, बढ़िया सिटीज कोई है, अच्छी सिटी है, तो अब ये मेन राजधानी को, ये क्या है, दोनों ही कैपिटल है, और ये कैपिटल को किसी मेन सिटी से क्या किया, जोड़ा, तो ये स्टेट हाईवे कहा जाएगा। और ये क्या कहा जाएगा, नेशनल हाईवे कहा जाएगा। तो राजधानियों को जिला मुख्यालय से तथा मुख्य नगरों से जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके निर्माण के लिए प्रत्येक राज्य में लोक निर्माण विभाग यानी PWD डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। राज्य महामार्गों पर मील का पत्थर रंग हरा तथा सफेद होता है। इंग्लिश में भी वही चीज लिखी है, हरा और सफेद स्टेट हाईवे को दिखा जाता है। ये किसको जोड़ेगा, मेन, यानी इसको बोलेंगे हम लोग मेन कैपिटल्स जो होते हैं, यानी जो राजधानियां होती हैं, उनको ये किससे कनेक्ट कर देता है, तो मेन सिटीज से कनेक्ट कर देता है, ठीक है ना। मेन सिटीज से, या फिर कोई हेडक्वार्टर है उससे भी क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये कोई परिभाषा नहीं है, ये समझ की बात होती है, ठीक है। अगला है आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी अब मेजर डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिले के अंदर बड़े बड़े शहरों को, वे सड़कें जो जिले के प्रमुख नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों को, जिले के अंदर बड़े बड़े जो जगह होती है किसी जिले में, उनको आपस में कनेक्ट करता है। तहसील को आपस में जोड़ दिया, जिला मुख्यालय से ले जाके जोड़ दिया, तो इनको कहते हैं हम लोग क्या, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। सड़कों पर मील के पत्थर का रंग जो होगा वो नीला या काला में से कोई एक होगा, और नीचे क्या होगा, सफेद होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक लिया हुआ है, ये आपका देखिए ब्लू ब्लैक दोनों लिखा हुआ है, तो ब्लू ब्लैक में से कोई होगा, नीचे सफेद होगा। उसके बाद आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आती हैं। मुख्य जिला सड़कों के अतिरिक्त वे सड़कें जो जिले के छोटे और कम महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने का कार्य करती हैं, अन्य जिला सड़कें कहलाती हैं। और इन पर भी मील के पत्थर का जो रंग होता है मुख्य जिला सड़कों की तरह ही होता है। यानी ये मेजर वाली और अदर डिस्ट्रिक्ट वाली जो है एक सी दिखती हैं, वो बड़े जिले के अंदर बड़े महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ेगा और जिले के अंदर छोटे जगहों। एक ग्रामीण सड़क होती है जो किसी गांव है, गांव में ही यहां से शुरू हुई, यहां पे जाके खत्म हो गई, वो शहर की तरफ गई ही नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, गांव की रोड यानी विलेज रोड या ग्रामीण सड़क। तो आप इसमें देख लेंगे ग्रामीण सड़क में कि भाई
ऊपर का रंग जो होता है माइलस्टोन पर रंग लाल तथा सफेद, लाल को आप लोग ऑरेंज भी समझ सकते हैं, तो वो लिखा हुआ था, ठीक है ना। एक गांव को दूसरे गांव से, अन्यथा नगरों से तथा रेलवे स्टेशन, नहीं गांव से निकली बस शहर को टच करा दी, यानी वो जो सिंगल रोड जाती है ना पतली सी, जिस पर कभी कभी क्या होता है एक आध 4 व्हीलर दिख जाती तो लोग कहते हैं कोई आ रहा है, वो वाली सड़क को कहते हैं हम लोग ग्रामीण सड़क, ठीक है ना। तो ये विलेज रोड होती है, यहाँ पर लाल या ऑरेंज और उसके साथ में सफेद होता है, ठीक है। अब इन सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने पढ़ लिया कि पीछे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम क्या थे, कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हुई, कौन कौन सी संस्थाएं आई। उसके साथ में आपने ये भी देख लिया पीछे कि आईआरसी ने सड़कों को कैसे बांटा, ठीक है। अभी सड़कों को हम और डिटेल में समझेंगे आगे तकनीकी रूप से, लेकिन अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। तो सरकार को बाद में लगा कि एक सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे सब लोग आजकल अपनी अपनी कार, अपनी अपनी बाइक लेके चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, पेट्रोल का भी नुकसान हो रहा है और खर्च ज्यादा आ रहा है पर कैपिटा। तो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ख्याल हुआ जिससे सड़कों पे भीड़ कम हो। अगर सब लोग अपनी अपनी एक एक कार में जाने से अच्छा मेट्रो में सफर कर लें तो बेटर होगा। तो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वह प्रणाली जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ढोया जाता है। जैसे बस क्या है, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आपका रेल क्या है, मास मतलब ज्यादा संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा रहा है। बस हो चाहे रेल हो चाहे हवाई जहाज हो, ये सब मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन या वाहनों के संयोजन द्वारा ले जाया जाता है। जैसे हवाई जहाज, रेलवे, बसें इत्यादि बड़े पैमाने पर उदाहरण। मेट्रो क्या है, मास ट्रांसपोर्ट के लिए है। अगर मेट्रो नहीं होगी सिटी में तो सड़कों पर इतनी भीड़ बढ़ जाएगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकता। तो इसलिए ये सब मास ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। मास ट्रांजिट का मतलब होता है आमतौर पर बड़े पैमाने पर परिवहन के पर्याय के रूप में किया जाता है। दुनिया के कई देशों में मास ट्रांजिट राष्ट्र की परिवहन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी मास ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी देश में, ताकि सड़कों पर बहुत ज्यादा भीड़ क्या हो पाए, न लगने पाए, ठीक है। अब एक चीज और लगे हाथ समझ लीजिएगा, क्या इसके खाली फायदे ही हैं कि ये सड़कों पर भीड़ कम करती है, कॉस्ट को कम करती है, यही करती है? इसके कुछ नुकसान भी होंगे कि फायदे हैं? तो फायदे नुकसान दोनों देख लेंगे हम लोग। देखिए एक चीज पहले समझ, वर्तमान समय में विकसित देशों में बड़े पैमाने पर जन परिवहन में गिरावट आई है। भाई अब लोग कम ट्रेवल कर रहे हैं मास में, क्यों? क्योंकि परिवहन की प्राथमिकता साधन निजी वाहन बन गया है। निजी वाहन मतलब सब चाहता है हमारी अपनी गाड़ी हो, उसी से चलेंगे हम, तो कम उसका प्रयोग हो रहा है। लेकिन आमतौर पर एक समय में 2 या 3 यात्रियों के लिए संभव है, एक समय में 2 या 3 ही निजी, एक सड़क पे एक कार लगा दीजिए, कार ले जाइए, 4 कार खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। उसमें कितने लोग बैठेंगे? 8 लोग। और 4 कार की जगह में एक बस खड़ी हो जाएगी, 60 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो लोगों की निजता की वजह से ये भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इसके कुछ पहले से कमी आई है, इसमें मास में लोग यात्रा नहीं करना चाह रहे हैं। प्लस कुछ कोविड वगैरह जैसी चीजें आई जो मास ट्रांसपोर्टेशन से लोग डरने भी लगे। जो बहुत अमीर लोग हैं वो रिस्क ही नहीं लेते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, कि हम लोग भीड़ में कहां चढ़ेंगे, ठीक है। तो लाभ क्या क्या है, ये सब, ये थ्योरेटिकल बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो आप पढ़ रहे हैं मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इससे क्वेश्चन बार, पहली बात ये क्या है, कहां कहां पाया जाता है, इसके लाभ और नुकसान दोनों बताने हैं। फायदे क्या है, एक बार में अधिक यात्रियों को ले जाया जा सकता है, यात्रियों पर आने वाला खर्च कम होता है, निजी वाहनों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम जगह लेता है, यानी कम जगह में लोग चले जाते हैं, प्रति व्यक्ति या निजी वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं, और लंबी यात्रा में सुखदायक होते हैं। ट्रेन वगैरह में लंबी यात्रा कर लेते हैं, कार में नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे, उल्टी है, ये है, तमाम देश भर की थकावट है। क्या हानियां हैं? यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहां अधिक आबादी है। अब आप मेट्रो जा करके जो है ले जाके मेट्रो जो है आप अरुणाचल प्रदेश में चलाएंगे तो घाटे में चली जाएगी मेट्रो, यात्रा करने वाले लोग भी उतने नहीं है। जहां बहुत ज्यादा भीड़ है, जो आपकी मेट्रो सिटीज हैं, उन्हीं में मेट्रो चल सकती है, वहीं पर इसके लाभ है। जहां पर कम लोग रह रहे हैं वहां पर अगर आप रेल चलाने लगेंगे तो नहीं, अभी भी जंगलों में रेल क्यों नहीं जाती है, क्यों? घाटे में चली जाएगी रेल। तो इसके नुकसान क्या है, वहीं लगाई जा सकती है जहां आबादी हो। प्रति वर्ग मील में निवासियों की संख्या कम होने पर इसकी दक्षता कम हो जाती है, यानी इस प्रणाली में एफिशिएंट नहीं रह जाती। यदि एक एरिया में जरूरत से कम लोग रह रहे हैं तो वहां पर ये सही नहीं होती है। यह प्रणाली निर्माता व संचालन के लिए महंगी पड़ती है। पहली बात कि शुरुआती दौर में इसको लगाना बहुत महंगा है। दूसरा, डेली का कॉस्ट वही है, बस चलेगी तो चाहे एक व्यक्ति बैठा हो चाहे 60 व्यक्ति बैठे हो, भैया उसका तो डीजल वही जलना है, उसका रख रखाव वही चलना है। तो इस वजह से कम आबादी के क्षेत्रों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है ना।
जन परिवहन असुविधाजनक और भीड़ भाड़ से युक्त हो सकती है। मतलब ये व्यक्तियों के लिए थोड़ा किसी हाइजेनिक व्यक्ति के लिए सही नहीं है। क्यों? कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। इस प्रणाली में वाहन अपने निर्धारित समय पर ही चलाए जाते हैं। अब आपको तुरंत जाना है कहीं पर, अभी निकलना है, तो अभी तुरंत ट्रेन थोड़ी है, तुरंत बस थोड़ी है, तब आपको निजी वाहन ही लेना पड़ेगा। तो इस प्रणाली के कुछ लिमिटेशंस है, बोला है हानियां। इसको हानियां नहीं कहेंगे, ये आपको जहां से लिया गया उसमें हानियां बताई गई है। मैं कभी भी हानि शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, मैं शब्द का प्रयोग करता हूं लिमिटेशंस, यानी सीमाएं। सीमाएं का मतलब होता है, मैंने बार बार कहा है कि मेरी डिक्शनरी में हानियां शब्द नहीं है। हानियां कहेंगे इसको तो हटा दो जब हानि है तो। अरे इसकी लिमिटेशन है, इसकी सीमा है, इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता है वो, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट स्मार्ट हाईवे का है जो कई बार पूछा जा सकता है, सर ये सब आप कहां से पढ़ा रहे हैं? बता रहे हैं कहां से पढ़ा रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं कहां से पढ़ा रहे हैं। देखिए कहीं पूछा तो नहीं गया आपसे, आपके सिलेबस में पूछा तो नहीं गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड हो गया आईआरसी के अकॉर्डिंग, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो स्मार्ट हाईवे की यदि बात करें हम लोग तो हाँ यहां रहा। स्मार्ट हाईवे क्या है? एक ऐसा हाईवे हो जहां कोई गाड़ी बहुत तेजी से चल रही हो, अचानक पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसको पेट्रोल पहुंच सके जल्दी से। वहां पर अगर इलेक्ट्रिक वाहन चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसको चार्ज करने की सुविधा हो। वहां पर जगह जगह पर एम्बुलेंस की सुविधा हो, और भी उसमें तमाम सुविधाएं ऐसी जोड़ी गई हो, और लाइट वाइट जो है एकदम सोलर से लगी हो, बिजली कटे तब भी लाइट जलती रहे रात में। मतलब ये सब सुविधाओं से युक्त एक हाईवे जो होता है उसको स्मार्ट हाईवे कहते हैं। ये कंसेप्ट में क्या, स्मार्ट हाईवे एक ऐसी अवधारणा यानी कंसेप्ट है जिसमें सौर ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, यानी गाड़ी जब चलती है ना तो गाड़ी रोड को दबाती है, वाइब्रेट करती है, उसका भी यूज करके कोई ना कोई एनर्जी कन्वर्ट कर ली जाए। पवन ऊर्जा का प्रयोग करके वाहनों को चार्ज करके, प्रकाश व्यवस्था करके और सड़क की स्थिति की निगरानी करके राजमार्गों को स्मार्ट, सुरक्षित और अधिक ऊर्जा कुशल बनाया जा सके। एक ऐसी सड़क जो अपना रख रखाव खुद ही कर लेती हो, उसको बोलेंगे स्मार्ट हाईवे। स्मार्ट कौन होता है? जो हर चीज को आसानी से करे, कम खर्चे में कर ले, वो स्मार्ट है। स्मार्ट हाईवे यदि हम लोग बना दें तो जो खर्चे हैं सड़क के वो कम हो जाएंगे और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, स्मार्ट हाईवे बनाने में हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी का महत्व अधिक है। ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है ना, जैसे सौर ऊर्जा, इसका महत्वपूर्ण अधिक है। हरित ऊर्जा का उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, बारिश, ज्वार, पौधे, शैवाल इत्यादि को प्रदूषण रहित बनाया जा सके। स्मार्ट हाईवे पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिसमें सौर ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है, और फिर हम इन ऊर्जा का प्रयोग राजमार्गों पर कई अनुप्रयोगों में कर सकते हैं, जैसे कि ऊर्जाओं का उपयोग करके वाहनों को चार्ज करना। यानी हमारे क्या करें, सपोज सड़क पे यदि हम लोग जहां पर तेजी से गाड़ियां चलती हैं उसके नीचे कोई ऐसा मोटर वोटर लगा दें, और फिर मोटर चलती है तो बिजली बनता है, तो जब हमारी गाड़ी उस पर से चले तो कोई ऐसे बटन उस पर बार बार दबेगा, और जब दबेगा तो उससे पिस्टन क्या करे, घूमता रहे बार बार, और मोटर क्या रहे, चलती रहे। मतलब तमाम, मैं ये ऐसा ही होता नहीं है, मैं एक एग्जांपल दिया हूं कि हमारे काम से वो हाईवे अपने आप को क्या करे, रिचार्ज करे, और बाद में दूसरी गाड़ियों को चार्ज करने के लिए या फिर प्रकाश व्यवस्था के लिए उस बिजली का प्रयोग कर ले। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो भी उसी की बिजली से चल रहा है, अलग से कोई बिजली नहीं खा रहा। तो ये सब चीजें, भारत के पहले स्मार्ट और ग्रीन हाईवे का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं इस सरकार की तारीफ हमेशा एक मामले में करता हूं कि देश में सड़कों का विकास, और ये मंत्रालय के ऊपर भी है, नितिन गडकरी विशेष करके इनको जो डिपार्टमेंट दिया जाता है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अब बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो और अच्छे ओहदे पर होने चाहिए थे, लेकिन ये इस सरकार में सबसे अच्छा काम जो हुआ है उस सड़क को और बिजली को लेके हुआ, ठीक है ना। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं ये नहीं कहता हूं हर चीज, कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती है। बुरा है कि अच्छा है, अरे भाई थोड़ा बुरा है थोड़ा अच्छा है, कुछ चीजों में सुधार बहुत बढ़िया है, कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ, नरेंद्र मोदी ने किया जो 135 किलोमीटर लंबा है, जिसे कुंडली गाजियाबाद पलवल या केजीपी एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ईपीई जो है, ये जो है एक स्मार्ट हाईवे है जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है, परंतु इसे रिकॉर्ड समय में मात्र, देखिए सबसे शुरू में 910 दिनों का इसको लिया गया कि 910 दिनों में हम लोग ये हाईवे बना लेंगे, परंतु इसे रिकॉर्ड समय मात्र 500 दिनों में तैयार कर लिया गया था। इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 11,000 करोड़ रुपए। तो ये पूरी बात थी
हर चीज के बारे में। अगर कुछ भी आपसे बोले कि टिप्पणी लिखिए स्मार्ट हाईवे पर, टिप्पणी लिखिए CRRI पर, तो आप सब कुछ बता सकें, इसी के लिए क्लास थी। पहला चैप्टर यहाँ पे सक्सेसफुली खत्म होता है कुछ एक्स्ट्रा चीजों के साथ। अगला चैप्टर जो आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन है या ज्योमेट्रिक पॉइंट्स है, जो काफी तकनीकी है, किसी सड़क में क्या चीज कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज आपको अगले चैप्टर में बताई जाएगी। पूरी तरह से तकनीकी है, वो आप नहीं जानते हैं। इसमें से कुछ बातें आप पहले सुने होंगे, लेकिन अब जो जानेंगे वो आप बिल्कुल नहीं जानेंगे। तो दीजिए इजाजत, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में। नया होगा, इंटरेस्टिंग होगा। धन्यवाद।